Morning students, this is the last chapter of your book Footprints Without Feet, the book that saved the earth. This chapter is in the form of play. There are some characters and they will present the dialogues. This is the play about a book which saved the earth from Martian attack. The people who lives on Mars called the Martians or alien. Martians attack once time on earth. Mother Goose book saved the earth from these Martians or the things we will read in this play. तो एक बार क्या हुआ, मार्शियंस ने अर्थ पे अटैक किया तो एक बुक थी मदर गूज नाम की जिसको मार्शियंस ने रीड किया और जब उन्होंने उस बुक में पढ़ा तो वो पढ़ के डर गए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम स्टोरी में देखेंगे। इस प्ले की जो सेटिंग है वो 25th सेंचुरी में है और हम कौन सी सेंचुरी में अभी 21st। और ये जो प्ले है फ्यूचरिस्टिक प्ले है और एक फ्यूचर के इंसिडेंट को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। एक हिस्टोरियन है यहाँ पर, एक लेडी है जो पास्ट के बारे में बताती है। वह बताती है कि एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मार्स से एलियंस ने अर्थ पे अटैक किया और उन्होंने जब मदर गूज नामक बुक पढ़ी और उस बुक में उन्होंने एक ऐसी पोइम को रीड किया कि जिससे पढ़कर वो डर गए और फिर अर्थ छोड़कर चले गए थे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आएंगे कुछ कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्टोरियन जो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो मार्शियंस हैं। ऑफ स्टेज वॉइस लिखा है यहाँ पर। ऑफ स्टेज वॉइस का मीन्स क्या है कि ऑफ स्टेज मीन्स होता है आपको स्टेज पर कोई कैरेक्टर जो है वो नहीं दिखाई देगा। स्टेज के बैक साइड से यानी कि बैकग्राउंड में कुछ सुनाई देगा और जो आवाज हो सकती है वो या तो नरेटर की हो सकती है या फिर जो उस प्ले को डायरेक्ट कर रहा है वो बीच बीच में अपनी आवाज जो है, जो किसी के मन में बात चल रही है वो क्या करता है, ऐसी बातें बोल देता है बैक स्टेज से। तो वो क्या है, ऑफ स्टेज वॉइस है, ठीक है। इसका जो है क्या रोल है वो हम जब प्ले को रीड करेंगे तब पता लगेगा। और अब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनमें से तो एक हिस्टोरियन जो है वो ह्यूमन बीइंग है, बाकी सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, मार्शियंस हैं। तो हमें बताएंगे कि मार्शियंस ने जो है अर्थ पे एक बार अटैक किया। मदर गूज नामक बुक को जब मार्शियंस ने रीड किया उसमें जो पोइम लिखी हुई थी तो उनको पढ़ के वो डर गए और फिर वहां छोड़ के चले गए थे। तो सीन 1 जो है वो देखते हैं। सीन 1 कहाँ का है। अब इस प्ले में जो है वो 2 सीन्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट सीन इज हियर। टाइम है कौन सा, द 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं शताब्दी का ये प्ले सेट है, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है और प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। प्लेस यानी कि जो सीन है इसकी सेटिंग कहां पर हुई है, एक म्यूजियम में। और म्यूजियम भी कहां का है, कब का है वो, एंशिएंट हिस्ट्री का। और किस डिपार्टमेंट का है वो, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी कि इस डिपार्टमेंट में अर्थ के ऊपर जो हैपनिंग हुई थी उस समय पर 20th सेंचुरी में, तो उनके बारे में बताया गया है। बिफोर राइज, spotlight shines on historian who is sitting at a table down right on which is a movie projector. A sign on easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century, और she stands and bows to audience. तो अभी सीन में बिफोर राइज यानी कि कर्टेन खुलने से पहले आप क्या देख रहे हैं, सामने एक स्पॉटलाइट है। अब कर्टेन खुलने से पहले हमारे पास क्या सीन होगा, एक स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट आपके समझ रहे हैं, एक ऐसी लाइट जो कि बाकी पूरे एरिया में तो क्या रहेगा, डार्कनेस रहेगी, ठीक है। और एक पार्टिकुलर स्पॉट पर, ठीक है, क्या होता है, लाइट
फॉल होती है, गिरती है। क्यों? उसको हाईलाइट करने के लिए। जिस पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग रखी है, सिर्फ वहां पर क्या होगा, वो लाइट फॉल होगी और बाकी जो पूरा प्लेस होगा वहां पर अंधेरा रहेगा। तो एक ऐसी स्पॉटलाइट है और वह एक हिस्टोरियन, जो एक लेडी है, ठीक है, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखती है, डिस्कस करती है उसी चीज के बारे में, और जिसको क्या कहते हैं, हम हिस्टोरियन कहते हैं। तो ये स्पॉटलाइट एक हिस्टोरियन पर फॉल होती है। वह एक टेबल पे बैठी हुई है, उसके पास पर ही क्या है, एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है, साथ ही फर्श पर एक ईजल क्या है, एक वुडन फ्रेम है, एक लकड़ी का फ्रेम है, और जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसके ऊपर? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यही सेटिंग आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पॉटलाइट कैसे गिर रही होगी हिस्टोरियन के ऊपर, जो लेडी है जो बताएगी कि 20th सेंचुरी में किस तरह से हैपनिंग हुई थी, ठीक है। तो और उस वो पास में क्या है, प्रोजेक्टर रखा है और एक वुडन फ्रेम है साइड में जिसपे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हिस्टोरियन किस तरह से जो है अपने ऑडियंस को ग्रीट करेगी। हिस्टोरियन: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। अब हिस्टोरियन अपनी स्पीच शुरू कर देती है यहां पर और अपने म्यूजियम में, अपने डिपार्टमेंट में सबका वेलकम करती है और कहती है कि मेरा डिपार्टमेंट 20वीं सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी जो कि बहुत पुरानी थी, उसके अच्छे दिनों के बारे में जितने भी लोगों को क्यूरियोसिटी है, कुछ होप्स, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ आशाएं होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देती है। The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from anteaters to Zulus. Anteaters किसको कहते हैं? ऐसे mammals जो कि ants, कीड़े मकोड़े यानी टर्माइट्स को खाते हैं और उनकी मोटी सी चिपचिपी क्या होती है, टंग होती है, जैसे कि फ्रॉग्स। हालांकि फ्रॉग जो है वो मम्मल्स तो नहीं है, पर जैसे उनकी भी स्टिकी सी टंग होती है ना, ठीक उसी तरह से ऐसा ही जो काम है वो कौन करते हैं, मम्मल के होते हैं, और जिन्हें आंट ईटर्स कहा जाता है। अब एक वर्ड आया इसमें, जुलूस। जुलूस क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है, इनहैबिटेंट्स है वो कहां पे, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है जुलूस, ठीक है, याद रखना इसको। तो हिस्टोरियन कहती है कि जो 20वीं शताब्दी थी तब बुक्स का जमाना था, तब हर चीज के बारे में बुक्स में आपको पढ़ने में को मिल जाता था। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हिस्टोरियन है वो कहां रहती है, 25वीं शताब्दी में है। तो बात कब की कर रही है वो, 20th सेंचुरी की। फ्यूचर में यानी कि 25th सेंचुरी में बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तभी वह ऐसा कह रही है, और 20वीं शताब्दी में बुक्स हुआ करती थी। वी कैन कॉल द एरा ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाई। एरा मीन्स द टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वह ये कहना चाहती है कि उस जमाने में किताबें हुआ करती थी और हर टॉपिक पे, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए उस पे बुक आपको मिल जाएगी और उसमें हम रीड कर सकते थे। आंट ईटर्स से लेकर जुलूस तक हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ जो है बुक मिल सकती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। But the strangest thing a book ever did was save the earth. अब यहां पे क्या फर्दर वो आगे बोलती है कि बुक्स मेजर सोर्स थी लोगों को एजुकेट करने के लिए। बुक्स में आपको हर तरह की नॉलेज मिलती थी, कोई काम कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है और क्यों करना है, हर तरह के सवाल का जवाब आपको कहां से मिल जाता था, बुक्स को रीड करने से मिल जाता था। और वो आगे क्या कहती है कि बुक्स इलस्ट्रेट करती थी, यानी कि डिटेल्ड में किसी भी चीज की जानकारी, किसी चीज की नॉलेज आपको मिल जाती थी। बुक्स पंक्चुएट करती थी, यानी आपको डिसिप्लिन सिखाती थी,
और जो बुक्स थी वो सजावट के काम में भी आती थी। लोग अपने घरों में क्या करते थे, बुक्स को सजा देते थे, ये सब करने के लिए कि उन्हें बुक्स जो पढ़ने का बहुत शौक है, वह बुक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज थी जो कि बुक्स ने की थी, और क्या एक अजीब चीज थी वो, कि बुक्स ने अर्थ को बचाया था। किससे बचाया था? मैंने आपको बताया था ना कि उस आपको इंट्रोडक्शन में कि एक मार्सियन अटैक, जिसमें कुछ एलियंस, कुछ मार्सियंस जो थे, उन्होंने अर्थ पर अटैक किया था और उन्होंने बुक को रीड किया, और बुक को रीड करके वो जो है वो डर गए और फिर अर्थ छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो बचाया था। यू haven't heard about the Martian invasion of 2040। अब टी ऐसे पहले दिया है तो साइलेंट रहता है, तो क्या बोलेंगे हम? व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। तो अब ये हिस्टोरियन अपने ऑडियंस को बताती है कि आप में से किसी ने भी 2040 में होने वाली मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखनी है, 2040 बोला गया है, यानी कि वो 25वीं शताब्दी में है और बात कर रही है कब की? पास्ट की। ठीक है, तो इसीलिए उसने ऐसा बोला कि आप में से किसी ने भी 2040 में होने वाली मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना होगा। और फिर वो क्या कहती है? ये एक्सप्रेशन क्या है? वो अपनी इसमें सैडनेस को, ठीक है, अपने डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रही है, और वो कह रही है कि अब तो स्कूल में आजकल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो मैं आप सबका ध्यान इस तरफ डालना चाहता हूं कि एट द टाइम वी आर लिविंग इन 2020, एंड ये जो स्टोरी है प्ले सेटिंग कब है? 25th सेंचुरी की, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, और ये स्टोरियन है क्या कह रही है कि 2040 में एक मार्शियन इन्वेजन हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज से 20 साल बाद अर्थ पर मार्शियन अटैक होगा, और उसी मार्शियन अटैक के बारे में हिस्टोरियन फ्यूचर में जाकर बता रही है कि एक बार ऐसा मार्शियन अटैक हुआ था और एक बुक ने एक अर्थ को सेव किया था। वेल, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it। फर्दर हिस्टोरियन कहती है कि ये जो मार्शियन इन्वेजन था, ये अटैक हुआ जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बुक ने मार्स से आने वाले लोगों को, यानी एलियंस को रोक दिया। और कैसे उसने रोका, आइए देखते हैं। What was the book you ask? A noble encyclopedia। अब इंसाइक्लोपीडिया मीन्स क्या है? अ रेफरेंस बुक, एक ऐसी बुक जिसमें किसी भी चीज के बारे में बहुत डिटेल से दिया गया होता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हिस्टोरियन अपने ऑडियंस से कहती है कि आप सब क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि एक मार्शियन इन्वेजन को कि किस तरह एक बुक ने रोक दिया था। और फिर वह जवाब देती है कि अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी, नोबल, बहुत ही काइंड हार्टेड, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही दरिया दिल इंसाइक्लोपीडिया ही होगी, एक रेफरेंस बुक जिसने ये अटैक रोक दिया। अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। नो, it was none of these. It was but here. Let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago in 2040। तो टोम कहते हैं बुक को, a very big book which is large and heavy like a scholarly book। एक ऐसी बुक जो स्कॉलर पढ़ते हैं, काफी लार्ज, काफी मोटी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो फर्दर आगे स्टूडेंट बोलती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी, तो एक बहुत ही मोटी सी स्कॉलरली बुक होगी जिसमें रॉकेट्स, मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, या फिर कोई सीक्रेट बुक होगी जिसमें आउटर स्पेस के बारे में लिखा गया होगा। लेकिन एक ऐसी कोई भी किताब नहीं थी जिसने मार्शियन इन्वेजन को रोका। हिस्टोरियन इस राज को उनके सामने नहीं खोलती। She does not disclose that which book it was which stopped the Martian invasion। और वह कहती है कि अब मैं हिस्टोरिस्कोप को ऑन करूंगी। हिस्टोरिस्कोप क्या है? हिस्टोरिस्कोप इज द डिवाइस which shows the
हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एक ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हुई थी उनके बारे में पता चल जाएगा जब हिस्टोरिस्कोप में को मैं ऑन करूंगी, ऐसा बोलती है। तो वो कहती है कि अब मैं हिस्टोरिस्कोप ऑन कर देती हूं और आप हिस्टोरिस्कोप द्वारा ये पता लग जाएगा आप लोगों को कि कितनी सेंचुरीज पहले 2040 में क्या हुआ था और वह कौन सी किताब थी जिसने मार्शियन इन्वेजन को रोका था। She turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded. अब ये हिस्टोरियन जो है अपना प्रोजेक्टर ऑन कर देती है और जो ऑडियंस है उनको इशारा करती है कि आप सब हिस्टोरी जो स्कोप जो ऑन किया था कि आप लोग एक सीक्रेट जो है जो आपको जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन की ओर देखिए आप सब लोग। अब तो ये जो स्पॉटलाइट है वो अब जो हिस्टोरियन पे पड़ रही थी वो अब बंद हो जाती है, ठीक है। और अब ये स्पॉटलाइट जो है प्रोजेक्टर की कहां पड़ती है, वो सामने स्क्रीन पे, ठीक है। और वहां पर लोग क्या देखते हैं कि थिंक टैंक को, थिंक टैंक क्या है, थिंक टैंक एक कैरेक्टर है, ये एक मार्शियन है और मार्स पे रहने वाला है और ये अपनी टीम का लीडर है और ये एक बड़े से डिब्बे पर बैठा होता है अपने आर्म्स को फोल्ड करके। नेक्स्ट देखते हैं, he has a huge egg shaped head and he bears a long robe decorated with stars and circles। तो अब ये जो थिंक टैंक है जो मार्शियन है, ठीक है, और वो अपनी टीम का क्या है, लीडर है। रोब क्या है, गाउन है। थिंक टैंक दिखने में कैसा है, इसका एक बहुत ही बड़ा सिर है अंडे जैसा, जैसे कि हम्प्टी डम्प्टी हुआ करता था, और इसने बहुत ही लंबा सा गाउन पहना हुआ है जिसके ऊपर स्टार्स और सर्किल्स की शेप्स बनी हुई हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एंड एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, एलेबोरेट मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। थिंक टैंक के साथ एक और मार्शियन खड़ा होता है जिसका नाम है नूडल। नूडल एक क्या है, ट्रेनी है, एक अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस कुछ कहते हैं कि जो काम सीख रहा है, और वह यहां पर नया नया अभी इंडक्ट हुआ है और उनके सामने बहुत ही डिटेल सा स्विच बोर्ड पड़ा हुआ है। किनके सामने, थिंक टैंक और नूडल के सामने। अ साइन ऑन ईजल रीड्स मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग। तो अब और वहीं पर एक ईजल, एक वुडन फ्रेम पड़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको, और उस वुडन फ्रेम पे लिखा क्या था, मार्स स्पेस कंट्रोल। तो ये जो लोग हैं ये मार्स स्पेस कंट्रोल टीम के क्या हैं, मेंबर्स हैं। और वहीं पर लिखा है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। तो ये थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है मार्स के स्पेस कंट्रोल का, और इसके नाम के आगे ग्रेट एंड माइटी लिखा गया क्योंकि ये बहुत ही महान और ताकतवर है। और साथ ही साथ नीचे लिखा गया है कि अंदर आने से पहले आगे की ओर झुको। क्यों, थिंक टैंक को विश करने के लिए, क्योंकि क्या है, वो अपनी टीम का लीडर है, बहुत ही महान है, बिकॉज थिंक टैंक एक बहुत ही महान मार्शियन है। अब देखते हैं नूडल। बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। और नूडल जब कमरे में एंटर होता है वह आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। अभी सीन पहला चल रहा था अभी तक, और वही चल रहा है अभी। और नूडल जब कमरे में एंटर हुआ तो आगे की तरफ झुक जाता है वो, ठीक है, जैसे बताया था क्यों झुकता है थिंक टैंक के आगे। और अब वो थिंक टैंक को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। और फिर वह उससे क्या करता है, ऑर्डर मांगता है। और जब नूडल थिंक टैंक को ऐसे एड्रेस कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि थिंक टैंक बहुत ही इगोइस्ट है, उसमें बहुत घमंड भरा हुआ है, ठीक है,
इसकी जैसे बहुत ही महान है, बहुत ही ग्रेट है, इसीलिए उसके जितने भी जूनियर्स हैं वह उसको इसी तरह से एड्रेस करते हैं, उसको विश करते हैं। थिंक टैंक, previously you left out part of my salutation, apprentice Noodle, go over the whole thing again। अब ये थिंक टैंक नूडल की विश से सेटिस्फाइड नहीं है। अभी जो उसने बोला था ना, वो ग्रेट माइटी थिंक टैंक, ठीक है, मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, तो ये जो उसने एड्रेस किया, ये जो विश किया उसको, इससे सेटिस्फाइड नहीं है अभी थिंक टैंक, और वो इससे इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ग्रीट करते वक्त क्या किया था, कुछ सैल्यूटेशन मिस कर दिया है, यानी कि तुमने पूरा का पूरा डिटेल्ड सैल्यूटेशन जो है वो नहीं बोला। और वो उससे कहता है कि एक बार फिर से मुझे ग्रीट करो। तो कितना ज्यादा घमंड और कितना ज्यादा ईगो है थिंक टैंक में। तो बेचारा नूडल ने तो अभी तक उसको इतनी प्रशंसा की थी, उसको मोस्ट पावरफुल यूनिवर्स भी कहा, लेकिन अब वह अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और वह नूडल को कहता है कि एक बार फिर से मुझे विश करो। कौन कहता है? थिंक टैंक। नूडल कहता है, इट शैल बी डन सर, in a sing song, O great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? अब नूडल क्या कहता है, क्योंकि जब उसने कहा कि दोबारा विश करो, ठीक है, तुमने कुछ मिस कर दिया, सैल्यूटेशन है, पूरा का पूरा सैल्यूटेशन जो है वो तुमने बोला नहीं है। तो नूडल गाना गाते हुए कहता है, इट शैल बी डन सर, यानी मैं दोबारा से आपको विश करूंगा। वह एक बार फिर से थिंक टैंक को विश करता है। बेचारे को कितना लंबा विश करना पड़ता है थिंक टैंक को। उसने कहता है कि तुम बहुत ही महान हो, पावरफुल हो, मार्स के रूलर हो, यानी कि मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। और फिर वह थिंक टैंक से पूछता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। बेचारा इतना लंबा उसने सैल्यूटेशन बोला तो वो थक गया, यानी उसकी सांस फूल जाती है। थिंक टैंक कहता है, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, what do they call it again। अब थिंक टैंक नूडल से पूछता है, हाँ, अब जिस तरह से तुमने मुझे अभी विश किया है ना, वह ठीक है। और फिर उससे कहता है कि जो हमारी मैन्ड स्पेस प्रोब मीन्स जिसमें इंसान हो, उसमें इंसान रहते हो, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, किसी भी प्लैनेट के जो भी एटमॉस्फेयर है, और जब हम उससे बाहर चले जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको, हम स्पेस में पहुंच जाते हैं उस समय। एंड प्रोब मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। यहां पर मैन्ड स्पेस प्रोब मीन्स होता है अ सैटेलाइट विच इज गोइंग टू अनदर प्लैनेट टू इन्वेस्टिगेट दैट प्लेस। रिडिकुलस मीन्स होता है यहां पे समथिंग विच इज वेरी फनी एंड अनरीजनेबल। अब कितना मजाक बना रहा है उस प्लेनेट का, ठीक है। अब वो कहता है कि और जिस पर हंसा जा सके, जिसका मजाक बनाया जा सके। जेनरस मीन्स होता है वेरी लार्ज, वेरी काइंड हार्टेड, ओपन हार्टेड। एंड रूलरशिप मीन्स किसी पर राज करना। तो यहां पर थिंक टैंक नूडल्स को क्या कहता है कि जो हमारी सैटेलाइट, पता नहीं क्या नाम है उस प्लैनेट का, जिसे प्रोब या इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है हमारी स्पेसशिप, और जब वह हमारी दरिया दिल रूलरशिप का हिस्सा बन जाएगा वो प्लैनेट, तो बेचारे प्लैनेट का भी कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। तो मुझे अपनी उस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है, अभी बात करना है, तो तुम मेरा कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, चालू कर दो। अब नूडल कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल रिप्लाइज करता है। तो नूडल उसे बताता है कि उस प्लैनेट का नाम क्या है, अर्थ, क्योंकि अभी थिंक टैंक को पता नहीं था कि हमारी इस जो है मैन्ड स्पेस प्रोब कहां जा रही है। बताया कि उसका प्लैनेट का जो नाम है, नूडल ने बताया, अर्थ है, जिस पर राज करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिस पे हमारी स्पेसशिप गई हुई है। थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, सॉरी अर्थ, ऑफ कोर्स यू सी how insignificant the place is, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror। insignificant means होता है not important, कोई चीज जो बिल्कुल ही
इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसको इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है। थिंक टैंक कहता है कि हाँ 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 उस प्लैनेट का नाम अर्थ है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है वह जगह, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वह कहता है कि मेरा मिरर मुझे दो, मैं पहले अपने मिरर को कंसल्ट करना चाहता हूं, यानी कि उसकी राय लेना चाहता हूं। ऑब्वियसली वह अपनी लुक्स देखना चाहता है यहां पर, कि वह दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, इसलिए वह अपना मिरर नूडल से मंगवाता है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। तो नूडल थिंक टैंक से कहता है कि हाँ मैं आपके लिए मिरर ला रहा हूं, और वह थिंक टैंक को एक मिरर लाके जो है वो दे देता है। अब थिंक टैंक क्या कहेगा? मिरर 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 इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अगर आप सबने स्नो वाइट की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो स्नो वाइट की जो मदर थी, रानी थी, वह भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी, बिल्कुल थिंक टैंक की तरह। वह भी मिरर से पूछती थी हर बार, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ द ऑल, इस तरह से पूछती थी मिरर से। और अगर वह मिरर उस रानी के अलावा और किसी और का नाम ले लेता था, जैसे कि स्नो वाइट का, तो वह रानी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती थी, बहुत एंग्री हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, और वह फिर एक प्लान करती थी, षड्यंत्र रचती थी स्नो वाइट को मारने का। और ऐसा ही थिंक टैंक भी है, सेम जो है स्नो वाइट की मदर की तरह। थिंक टैंक को भी यही लगता है कि वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, यानी उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो भरी हुई है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वह भी अपने मिरर से पूछता है कि इस पूरे लैंड पर सबसे ज्यादा फंटास्टिकली, अमेजिंगली, इंटेलिजेंटली गिफ्टेड कौन है, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी अपने मिरर से ही पूछता है। अब ऑफ स्टेज वॉइस जो मैंने बताया था, ऑफ स्टेज वॉइस का यहां पे क्या काम है, ठीक है। आफ्टर अ पॉज, यू सर। तो अब हम मिरर को तो नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि मिरर जो है वो किसके हाथ में है अभी? थिंक टैंक के हाथ में है। लेकिन बैक स्टेज में, यानी ऑफ स्टेज से कोई एक कैरेक्टर नहीं है अगर, ठीक है, जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, लेकिन बैक साइड में तो है, तो बैक साइड से जो आवाज आ रही है, जो बोल रहा है, लेकिन एक पीछे से आवाज आती है उस समय पे, जैसे उसने पूछा ना कि एक तरह से हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो मिरर आंसर देगा, तो मिरर तो आंसर नहीं दे रहा, कौन देगा? ऑफ स्टेज वॉइस की एक आवाज आएगी वहां से, एक पॉज के बाद, एक स्टॉप के बाद, और वह आवाज कहती है यू सर, यानी वह थिंक टैंक को कहती है कि आप ही इस लैंड में सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं। थिंक टैंक क्या कहता है, अब करता है स्मैकिंग मिरर क्विकर, आंसर क्विकर, नेक्स्ट टाइम आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, there I am, are we Martians not a handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their tinny heads. Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. आप देखिए, और वो कहता है कौन? थिंक टैंक, कि एक तरह से जब मिरर ने आंसर दिया यू सर, ठीक है, तो अब थिंक टैंक क्या करता है, मिरर को स्मैक, स्मैक मीन्स होता है किस करना, तो किस करता है। अब वह बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मिरर ने उसका नाम लिया, और वह उससे कहता है कि अगली बार, मिरर से कहता है, ठीक है, उसको क्या लगा, मिरर ने आंसर दिया है, अगली बार फटाफट से बहुत क्विक आंसर देना, बीच में रुकना मत, मुझे धीरे जो मिरर, स्लो जो मिरर है पसंद नहीं है, यानी तुम थोड़ा टाइम लगाया था मुझे जवाब देने में, लेकिन क्विक आंसर चाहिए मुझे नेक्स्ट टाइम। फिर वह अपने आप को मिरर में देखता है, एडमायर करता है, और फिर देखने में कितना अच्छा हूं, और फिर वह कहता है कि क्या हम मार्शियंस, यानी कि मार्स के लोग,
क्या हम मार्स के जो लोग हैं हैंडसम नहीं है, दिखने में अच्छे नहीं है? अब अर्थलिंग मीन्स होता है यहां पे जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, दोज पीपल दैट इज द ह्यूमन हु इनहैबिट द अर्थ, जो अर्थ पे रहते हैं उनको अर्थलिंग कहा गया है, धरती पे रहने वाले लोग। और फिर वह कहता है कि हम धरती पे रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनसे कंपैरेटिवली दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि धरती पे रहने वाले लोगों के सिर जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम सब ने शुरू में देखा था कि थिंक टैंक का जो सिर है वो काफी बड़ा सा है, एक अंडे जैसा है, ठीक है, उसकी एग जैसी शेप है उसके सर की। और ह्यूमन बीइंग के जो सिर होते हैं ना वो बहुत ही जो है बहुत छोटे होते हैं, और इसलिए वे कहता है कि हम लोग दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं क्योंकि हमारे जो सिर है वो बड़े हैं। तो थिंक टैंक को कहता है, थिंक टैंक कहता है नूडल को कि तुम भी अपने माइंड की, अपने दिमाग की कसरत किया करो, एक्सरसाइज किया करो, तभी एक दिन तुम्हारा भी दिमाग मेरे जितना बड़ा हो जाएगा और एक बैलून ब्रेन बन जाएगा। तो थिंक टैंक अपने सिर को क्या कहता है? बैलून ब्रेन। नूडल, ओ आई होप सो, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल थिंक टैंक को कहता है कि हाँ मैं आशा करता हूं कि एक दिन मेरे पास भी एक बैलून ब्रेन होगा जैसा कि आपका है। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। प्रिमिटिव मीन्स होता है एंशिएंट, यानी कि बहुत पुराना। इन्वेड मीन्स होता है किसी चीज को अटैक करके उस पर कब्जा कर लेना। थिंक टैंक नूडल को कहता है कि जो हमारा मार्शियन प्रोब यानी स्पेस प्रोब जिसपे सैटेलाइट है जो अर्थ पे जा रही है उससे कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं उस पुरानी सी मिट्टी की बनी हुई जो गोल बॉल जैसी है जिसे हम अर्थ कहते हैं, लंच से पहले अटैक करके उस पर कब्जा करना चाहता हूं मैं। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन। अब नूडल कहता है कि हाँ मैं आपका ऑर्डर पूरा जो है आपका ऑर्डर पूरा करूंगा, और वह स्विच बोर्ड के ऊपर लगा हुआ जो लीवर है उसको एडजस्ट करता है और अलग अलग बजिंग और बीप्स की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं, और तभी कर्टेन ओपन होता है, कर्टेन खुलता है, यानी कि सामने जो सीन किसका होगा? अब उस सैटेलाइट का जो स्पेस में घूमती हुई धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ अटैक करने के लिए जा रही है, जो किसकी है? स्पेस प्रोब जो थिंक टैंक ने भेजी है, ठीक है। तो जो सीन सेकंड है तो उसमें क्या होगा? सैटेलाइट का होगा जो स्पेस में घूमती हुई कहां जा रही है? धरती की ओर। तो इस सीन सेकंड में क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।